हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज मैं बहुत लेजी अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन का मेरे को एक ये पढ़ाना है। कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं आपके। थोड़ा सा पानी पीता हूँ, एक सेकेंड। तो ऐसे आपको दो स्टेटमेंट दे रखी होगी, असर्शन और रीजन की। ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, ऐसे असर्शन की एक स्टेटमेंट दे रखी होगी कुछ, और नीचे आपको रीजन की कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। और फिर ये ऑप्शन होते हैं आपके। आपको कैसे ऑप्शन कैसे चेक करना है, देखो चेक करने का तरीका सीखो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। चेक आप ऐसे करोगे कि आप पहले देखोगे, सिर्फ इंडिविजुअली चेक करो। पहले इंडिविजुअली असर्शन को चेक करो, सिर्फ इसको, नीचे रीजन को भूल जाओ। सिर्फ इंडिविजुअली असर्शन को चेक करो, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो ठीक है जी। फिर इंडिविजुअली रीजनिंग को चेक करो। अगर ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट आ गए, सबसे पहले तो आप इंडिविजुअली इनको चेक करो। अगर इन दोनों में से एक भी गलत हो जाता है ना, तो फिर सी या डी में से आपका आंसर होता है। लिखा हुआ ना, देखो, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। मतलब अगर असर्शन करेक्ट होता है और रीजन वाला फॉल्स हो जाता है तो सी ऑप्शन हो जाता है। और अगर असर्शन और रीजन दोनों ही, ये थोड़ा मैं गलत लिख दिया, का ऑप्शन होना चाहिए। ये सी वाला ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू, मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है, रीजन वाली फॉल्स होती है। ये जो डी वाला ऑप्शन होता है वो आपका ज्यादातर, वैसे चेक कर लेना, कई बार ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 10th में करेंगे नहीं, बड़े एग्जाम्स जो होते हैं ना कई बार कर देते हैं, पर आई थिंक सीबीएसई 10 वालों के साथ ऐसा खेल वो खेलेंगे नहीं। फिर भी एक आंख मार लेना कि भाई कहीं ऑप्शन तो चेंज नहीं कर दिए जो नॉर्मली ऑप्शंस होते हैं। तो एनीवे सी होता है कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, और डी होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, ये डी ऑप्शन होता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुन लो थोड़ी सी बात, कि पहले आप इंडिविजुअली असर्शन और रीजन को चेक करो। इंडिविजुअली कि भाई असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स आ जाता है तो फिर आप देख लेना सी या डी में से आपका ऑप्शन होगा। फिर आप चेक कर लो, अगर असर्शन ट्रू है तो सी, क्योंकि रीजन फॉल्स होगा। सी वाले में असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। और डी वाले में असर्शन वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी और रीजन वाला ट्रू होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को और जल्दी क्विकली आंसर मार सकते हो कि आप पहले इंडिविजुअली चेक करो, भाई असर्शन ट्रू है, ठीक है जी। फिर इंडिविजुअली चेक करो, रीजन ट्रू है, ठीक है भाई। अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं फिर आप ए और बी ऑप्शन चेक करोगे। कैसे? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू, अगर एक भी फॉल्स होगी तो फिर आप तो इजी हो जाता है। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है फिर तो आपको ऑप्शन टिक करना इजी हो जाता है, क्योंकि जो भी फॉल्स होगी उस हिसाब से आप सी आई डी पुट कर दोगे। अगर रीजन फॉल्स होगा तो सी टिक कर दोगे, असर्शन फॉल्स होगा तो डी टिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं पहले तो इंडिविजुअली, असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू आ गए उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप चेक करोगे कि जो असर्शन जो एक स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। फिर आप ये चेक करोगे कि जो रीजन, जो असर्शन जो ट्रू है उसके ट्रू होने का रीजन क्या, ये इसका नाम ही रीजन है ना। जो असर्शन जो ट्रू है उसके ट्रू होने का रीजन क्या रीजन स्टेटमेंट में लिखा है, ये चेक करोगे। अगर ऐसा होगा तो आप ए ऑप्शन टिक करोगे। दिखा हुआ ना, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। अगर बोथ करेक्ट है तो ए और बी में से ही आपका आंसर होगा। तो आपको पता चल गया, क्योंकि दोनों करेक्ट होंगे तो ए और बी में से ही आंसर होगा। तो क्या होगा, अगर आपका दोनों करेक्ट है और जो रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो रीजन है, मतलब वो कारण है असर्शन के सही होने का। लिखा हुआ ना, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब असर्शन तो ट्रू है, रीजन ट्रू है, इंडिविजुअली दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो ही असर्शन के सही होने का कारण है, तो आप ए टिक करोगे। लेकिन अगर दोनों ट्रू जरूर हैं, इंडिविजुअली दोनों ट्रू जरूर हैं, लेकिन जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, रीजन में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, असर्शन के ट्रू होने का उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों इंडिविजुअली ट्रू होंगे, लेकिन रीजन में जो लिखा हुआ है वो असर्शन का ट्रू होने का उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप बी ऑप्शन टिक करो। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बस। तो बस इसका आप मोटा मोटी क्या समझ सकते हो, अगर दोनों ट्रू हो गए असर्शन और रीजन तो ए और बी में से कोई ना कोई आंसर होगा। अगर दोनों में से एक भी कोई फॉल्स हो गया तो सी और डी में से आपका आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और फिर कैसे चेक करोगे, अगर दोनों ट्रू होंगे तो कैसे चेक करोगे कि भाई आप देखोगे कि यार जो रीजन में जो एक्सप्लेन कर रखा है स्टेटमेंट में, क्या वो रीजन है। नाम ही इसका रीजन है ना, रीजन मतलब कारण। तो वो क्या कारण है जो असर्शन का ट्रू होने का, अगर वो कारण है तो ए टिक करोगे। लेकिन बस वो इंडिविजुअली रीजन करेक्ट है पर वो असर्शन के करेक्ट होने का कारण नहीं है, तो बी टिक करोगे। इसमें लिखा हुआ ना, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मतलब रीजन करेक्ट जरूर है लेकिन ए के करेक्ट होने का एक्सप्लेनेशन नहीं है वो, तो अब बी टिक करोगे।
ठीक है, तो ये ऑप्शन में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। होप आप पक्के नहीं होंगे। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई क्या खेल है पूरा। तो पहले हम सबसे कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे असर्शन को, इंडिविजुअली चेक करेंगे क्या सही है कि गलत। तो असर्शन कहता है 184 इज द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हमारे सामने एपी लिखी हुई है, हम पहले सिर्फ असर्शन को इंडिविजुअली चेक करेंगे, हम रीजन को भूल देंगे। तो असर्शन को हम इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं। तो कह रहा है 184 इज द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ए हमारा यानी कि ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई भी दो स्टेटमेंट ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो मैंने ये दो स्टेटमेंट ले ली, मतलब दो कोई से भी सीक्वेंस ले लो कंसेक्यूटिव, तो ये कंसेक्यूटिव दोनों स्टेटमेंट ले ली मैंने 3 और 7। और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो फाइनल कौन सा है, बाद में वाला, इनिशियल कौन सा है, पहले वाला। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 7 - 3 यानी कि 4 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। आपसे बोल रहा है कि जो 50th टर्म है यानी n की वैल्यू 50 है, उसकी वैल्यू दे रखी है 184। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an की वैल्यू उसने दे रखी है 184, हम चेक कर लेंगे बस। n की वैल्यू उसने दे रखी है 184, a की वैल्यू होगी 3, n की वैल्यू होगी 50 माइनस 1, d की वैल्यू है 4। LHS इक्वल टू RHS अगर आ गया तो यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है। तो बस हम चेक कर लेंगे, LHS में हमारा 184 है, RHS हम चेक कर रहे हैं 3 प्लस 50 माइनस 1 49, और डी की वैल्यू 4 थी तो 49 इंटू 4। अब इसको चेक कर लो आप, ये हो गया आपका 49 इंटू 4 कितना होता है, आई थिंक 49 इंटू 4 आपका होता है 4 4 160 196, ये तो 199 आएगा। और हमारा ए एन था 184, यानी LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, यानी पहला स्टेटमेंट असर्शन ही फॉल्स हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई सी भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन सी या डी में से होगा। तो यहाँ पर कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, असर्शन फॉल्स हो गया भाई। अब हमें रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, अब हम समय सीधे पता चल गया कि एक स्टेटमेंट कोई सी भी फॉल्स हो गई तो सी या डी में से ऑप्शन होगा। तो कौन सी वाली फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, हम डी टिक कर देंगे आंख मीच के, आगे कुछ चेक नहीं करेंगे भाई। असर्शन फॉल्स हो गया, कोई भी स्टेटमेंट एक फॉल्स हो जाती है ना, चाहे असर्शन या रीजन, तो सी या डी में से आंसर होगा। और उस हिसाब से जो ऑप्शन है वो टिक कर देना। यहाँ पर हमारा असर्शन फॉल्स है तो डी टिक कर दिया, अगर रीजन फॉल्स होता तो सी टिक कर दिया। तो असर्शन फॉल्स हो गया, इसका आंसर है डी। अब हम आगे कुछ नहीं चेक करेंगे क्या है क्या नहीं, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट चलते हैं, है ना ये ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें असर्शन पढ़ते हैं पहले। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एक एपी दे रखा है -5 -1 3 7 इज 4। तो हम पहले तो मैंने आपको तरीका बताया, पहले आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट चेक करो। तो पहले हम असर्शन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली चेक करेंगे, रीजन को भूल जाएंगे कि भाई सही है कि गलत है। तो हम देख रहे हैं ये कह रहा है कि एक एपी दे रखी है और इसका कॉमन डिफरेंस है 4। तो हम देखते हैं सही है गलत। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कोई भी दो टर्म ले लेते हैं लगातार वाले, तो ये दोनों ले लिए और फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। फाइनल मतलब बाद में वाला, इनिशियल मतलब पहले वाला। फाइनल माइनस इनिशियल यानी -1 -5 तो है ही, तो ये हो गया -1 माइनस हो जाएगा 4। यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस दे रखा था ये 4 ही है। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट यानी जो असर्शन स्टेटमेंट है इंडिविजुअली तो ट्रू है, तो हम सेकंड वाला चेक करते हैं इंडिविजुअली। सेकंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है ए प्लस डी ए प्लस 2d इज गिवन बाय। तो हमें बता रखा है कि कोई अगर एपी है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है हम ऐसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सही है, सेकंड टर्म हमारा यहाँ पर क्या है, ए प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, ए से गया डी आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, तो अब हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, ये फर्स्ट वाला भी और ये रीजन वाला भी और असर्शन वाला भी, दोनों इंडिविजुअली तो ट्रू हो गए। तो हमें क्या पता चल गया, जब इंडिविजुअली ट्रू होते हैं तो हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, जब इंडिविजुअली ट्रू हो जाता है तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या जो रीजन में जो लाइन लिखी हुई है, रीजन में जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या एक्सप्लेनेशन असर्शन के सही होने का एक्सप्लेनेशन है वो। अगर वो है तो ए, अगर वो नहीं है तो बी, मतलब दोनों सही तो हैं। अगर बी हम कब टिक करते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो ट्रू है लेकिन जो रीजन में जो लिखा हुआ है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के सही होने का, यानी असर्शन के ट्रू होने का एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन में, तो हम बी करते हैं। तो बस हम चेक कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअली ट्रू है और साथ में जो रीजन में जो आपका लिखा हुआ है उसी की वजह से असर्शन ट्रू हो रहा है। भाई रीजन में क्या लिखा हुआ है, डी में कैसे फाइंड करते हैं हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सही तो कह रहा है, इसी वजह से तो हमने ये निकाला 4। अभी हमने ये 4 कैसे निकाला, ये तो निकाला फाइनल माइनस इनिशियल करके, वही बोल रहा है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली भी ट्रू है और ये जो रीजन में जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट का होने का एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, ए मतलब ये वाला कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब रीजन में जो लिखा हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के
असर्शन के ट्रू होने का, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, बस स्ट्रेटेजिकली चलोगे ये हो जाएगी क्लियर। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी अप्रोच वही रहेगी। अप्रोच क्या है कि भाई सबसे पहले तो हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम इंडिविजुअली बस असर्शन को इंडिविजुअली चेक करेंगे सही है कि गलत। तो हम देख रहे हैं भाई लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 500। तो हमें ही बस इंडिविजुअली चेक करना है, अभी हम रीजन को भूल जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो हमें इंडिविजुअली क्या कह रहा है कि भाई क्या शुरू के 100 इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है उनका सम कह रहा है 500 है। तो हमें चेक करेंगे, हमें पता है पहला इवन नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा, पहला इवन नंबर 10 होगा। भाई 5 से डिविजिबल 5 होता है लेकिन वो इवन नंबर नहीं है। शुरू के 100 नेचुरल नंबर यानी 1 to 100 गिनती में हमें 5 से डिविजिबल वाले नेचुरल नंबर देखने हैं। तो पहला 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से तो डिविजिबल है लेकिन इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब पहला जो 5 से डिविजिबल होने वाला इवन नंबर है वो है 10। उसके बाद अगर आप सोचो तो कौन सा है बताओ जल्दी, 15 नहीं है, 15 5 से जरूर डिवाइड हो जाता है लेकिन इवन नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट 20 है, फिर ऐसे नेक्स्ट 30 है। तो आपको सीरीज मिल गई 40 50 ऐसे चलते चलते 100 तक, हमारी ये 100 तक होनी थी। तो ये हमारी सीरीज है, ये हमारी सीरीज है सारे इवन नेचुरल नंबर की जो 5 से डिविजिबल है। तो इनका सम ये कह रहा है 500 है। तो हम चेक कर लेते हैं सम का हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, एसएन का फॉर्मूला हमें पता है n/2 a + l। ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें पहला टर्म भी पता है और आखिरी टर्म भी पता है, क्योंकि 100 नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर है तो 100 है। तो हम ये लगा देते हैं n/2। एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत देख लिया, देखो इसको ध्यान से देखो। कह रहा था फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, 100 तक इवन नेचुरल नंबर नहीं, 100 इवन नेचुरल नंबर। मतलब ये ऐसे चलेगी सीरीज। सब कुछ सही बताया हमने, बस एक चीज आप ये मान लो कि 1 से 100 तक के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाले इवन नेचुरल नंबर नहीं वो कह रहा, वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ऐसे करते करते 100 इवन नेचुरल नंबर तक आपका जो आखिरी टर्म होगा वो 1000 होगा, आखिरी टर्म आपका होगा 1000 होगा। फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप चेक करो आपके कितने हो जाएंगे। बोल दिया इसने n की वैल्यू 100 है क्योंकि 100 इवन नेचुरल नंबर की सीरीज में चाहिए, तो n की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ 100/2 कितना होता है 50, डायरेक्ट पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म कितना है 10 और लास्ट टर्म आपका 1000 होगा। जब 100 आप इवन नेचुरल नंबर लोगे ना तो लास्ट टर्म आपका 1000 होगा, ये 1000। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप चेक कर पा रहे हो कि 500 तो नहीं होगा, 500 से बहुत ज्यादा होगा। तो आपका सीधा सीधा असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया। और एक बार आपका असर्शन फॉल्स हो गया तो आप चेक करोगे नहीं चीजें, रीजन को आप देखोगे ही नहीं, आप सीधे जाओगे अपने क्वेश्चन पे। आपको पता है जब ये असर्शन आपका फॉल्स हो जाता है, असर्शन फॉल्स हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका, खत्म, बात खत्म। आप चेक ही नहीं करोगे बाकी चीजें, तो आपका ये आंसर होगा डी। तो ऐसे अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलोगे तो आपको चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। अब हमने ये रीजन हमने चेक किया ही नहीं, तो वैसे आपका डी ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप चेक करना भी चाहो तो देखो डी ऑप्शन में क्या होता है। डी ऑप्शन में कहता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आप चेक भी कर सकते हो कि असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज, ये सही है, यही फॉर्मूला है, तो ये ट्रू है ही। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देख लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, देखो वही अप्रोच, हम पहले इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो असर्शन को हम इंडिविजुअली चेक करेंगे करेक्ट है कि रॉन्ग है कि क्या है। चलो, तो कह रहा था सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। तो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। तो ऐसे 11 टर्म है जिसमें देखो 5 टर्म इधर कहीं होंगे, 5 टर्म इधर कहीं होंगे और ये 11th 5 टर्म इधर कहीं है, 5 टर्म, और बीच में आपका जो मिडिल टर्म है वो 30 है, वाला टर्म 30 है। और इन सब का जो सम हुआ वो 330 हो गया। तो सम जो बोल रहा है वो 330 है। तो हम वैसे इसको इंडिविजुअली चेक करेंगे सही बोल रहा है गलत, तो हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो मिडिल टर्म यानी कि अगर टोटल 11 टर्म है तो मिडिल टर्म यानी छठवा होगा, 5 इधर 5 इधर, ये बीच वाला होगा ना, तो 5 + 1 6। तो जो 6th टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है बेसिकली 30। ये जो 6th टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है 30। तो हमें पता है जो हमने कर रहे थे वहां देख लेना कि 6 टर्म मतलब a + 5d। मैंने आपको बताया था कि 6 टर्म मतलब a + 5d। सीक्वेंस में पढ़ो तो चीजें समझ आएगी। भाई आता ही इस फॉर्मूले से ये n = a + n - 1d। तो अगर n की वैल्यू में 6 डालूं तो क्या हो जाएगा, a + n की वैल्यू 6 डाली तो 6 - 1 5d। तो ये 6th टर्म था ना, an क्या था 6th टर्म, तो a + 5d। ये तो आते ही इसी। तो जब भी ऐसे लिखा हो 7th टर्म तो a + 6d कर दोगे, लिखा होगा 3rd टर्म तो a + 2d कर दोगे, मतलब एक कम कर दोगे। जैसे यहाँ 6 था तो एक कम करा तो a + 5d। तो बेसिकली a + 5d की वैल्यू दे रखी है 30। नहीं, यहां से क्या गैस कर लिया, a + 5d की वैल्यू दे रखी है 30।
अब एक बात बताओ मुझे, अब ये जो 11 टर्म है इनका सम दे रखा है 330, हम यही चेक कर रहे हैं ना असर्शन, तो सम दे रखा है 330, तो हमें सम का फॉर्मूला पता है, एक सिंपल सा है n/2 2a प्लस n-1t, तो कितने हैं n क्या है ये 11, तो यानी कि 11/2 2a, n इधर n की जगह 11 डालूंगा तो 11-1 10d प्लस 10d। इसको फर्दर सॉल्व करो, इसको फर्दर सॉल्व करो, तो मैं यहाँ से अगर मैं ये जो ब्रैकेट में 2a प्लस 10d है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 11/2 बाहर तो है ही, और 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले गया 2 को, तो ये बच गया a प्लस 5d, 2 से 2 कट गया, और a प्लस 5d की वैल्यू हमने देखा था 30 है, तो 11 इंटू ए प्लस 5d की वैल्यू डाली 30, तो 11 इंटू 30 कितना होता है 330। तो इसका मतलब ये जो सम जो दे रखा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया और ये सब ये वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों लगा के हमने सम कैलकुलेट कर लिया 11 टर्म का 330, यानी कि करेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि ट्रू है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए उसने आपसे, सम का भी और ये nth टर्म का भी, बाकी ये ट्रू स्टेटमेंट हमारी आ गई। अब ये इंडिविजुअली ये ट्रू हो गया। अब हम सेकंड चेक करेंगे, सेकंड कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, तो यहां पर इसने बोल रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, और जब ध्यान से देखना यहां पर ये इंडिविजुअली इस, अब ये असर्शन वाला इंडिविजुअली ट्रू हो गया, अब नीचे वाला हम इंडिविजुअली चेक करें सब भूल के इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट को, तो लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, तो हमें पता है सम का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है, तो ये इंडिविजुअली तो करेक्ट है, तो अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो यानी हमारा ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा, इन दोनों में से एक होगा, दोनों ऑप्शन ट्रू हो गए ना। अब या तो हमारा आंसर ए होगा या बी होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है क्या वो उसी की वजह से हमारा फर्स्ट यानी कि असर्शन वाला करेक्ट है। तो अब हम ध्यान से देखेंगे जो हमारे रीजन में लिखा है, रीजन में हमें यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, पर आपने अभी देखा असर्शन में हमने ये फॉर्मूला कहीं लगाया नहीं, हमने ये वाला लगाया और ये वाला लगाया, मतलब जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी वजह से असर्शन ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये जो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के ट्रू होने की। तो इसका मतलब ए और यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन रीजन असर्शन के ट्रू होने का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है बी। देखा ना, देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट जरूर है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन के सही होने का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझो बात को मेरी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो ये वाला फॉर्मूला बोल रहा है कि फॉर्मूला अपने आप में सही है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला ये थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन है इसके सही होने की, हमने तो ये फॉर्मूला लगाया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। समझो बात को। नेक्स्ट देख लो इस क्वेश्चन को, देखो इसमें भी वही अप्रोच, पहले हम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि ट्रू है कि नहीं, तो हम असर्शन को सबसे पहले इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं सब कुछ भूल के कि भाई वो सही है कि गलत। तो इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, इसको लिखा हुआ है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4n, मतलब nth टर्म मतलब an की वैल्यू दे रखी है 7 - 4n और क्या रखा है देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। तो हमें चेक करना है कि अगर nth टर्म किसी एपी की 7 - 4n है तो उसका कॉमन डिफरेंस -4 है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। हमें nth टर्म दे रखी है और आपको पता है कि हम कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी में कैसे निकालते हैं, कोई भी हम 2 कंसेक्यूटिव टर्म अगर हमें मिल जाए, जैसे मान लो ऐसे एपी चल रही है, मान लो ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, कोई भी ये थर्ड टर्म है, तो हम एपी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म ले लेते हैं, चाहे ये ले लेंगे चाहे ये ले लेंगे, कोई भी लगातार वाले 2 टर्म ले लेते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो बस हम वही करेंगे यहाँ पर भी, देखो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है कि -4 है कि नहीं। तो an की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 7 - 4n, तो अगर मैं n की जगह 1 डालूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, एपी का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n यानी कि nth टर्म, तो n की जगह 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी आ जाएगा। 7 - 4 n की जगह 1 डाल दिया तो 7 - 4 3 होता है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी a1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 3 है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। तो ऐसे हम सेकंड टर्म की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करके निकाल सकते हैं, तो हमारा an यानी nth टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में 7 - 4n तो दे रखा है, हम n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे तो 7 - 4 n की वैल्यू 2 पुट करा तो 7 - 4 × 2 कितना होता है 8, तो ये कितना होगा 7 - 8 कितना होता है -1। तो फर्स्ट यानी कि हम अगर हम एपी निकाले तो फर्स्ट टर्म हमारा आ रहा है 3 और सेकंड टर्म हमारा आ रहा है -1, और ऐसे आपकी एपी चल रही है। और हमें पता है कि एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म चाहिए, तो एक कंसेक्यूटिव टर्म तो मिल गया हमें पहला और दूसरा, तो हम 2 मिल गए तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो फाइनल क्या है -1, इनिशियल क्या है -3, तो -1 - 3 -4 होता है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस सही है, यानी कि असर्शन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है।
तो हमें पता चल गया असर्शन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है। अब हम चेक करेंगे रीजन वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है कि नहीं। तो रीजन में लिखा हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज ये, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं एपी में, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही तो लिखा हुआ है। ये देखो, ये फाइनल माइनस का साइन और इनिशियल। अब आप क्योंकि फाइनल कैसे ए एन प्लस वन, मतलब कोई बाद में वाली टर्म है और माइनस कर रखा है उसको उससे पीछे वाली टर्म वाली, तो ए एन के बाद क्या आएगा, ए एन प्लस वन ही तो होगा। तो अगर एन की जगह मैं वन डालू ए वन और इधर एन की जगह वन डालू तो ए वन वन प्लस वन टू, वही तो है ये ए टू माइनस ए वन। मतलब कि ये बस इसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने, फाइनल माइनस इनिशियल को जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इंडिविजुअली ये आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, इंडिविजुअली रीजन वाली स्टेटमेंट ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। मतलब हमारा ऑप्शन ए हो सकता है, बी हो सकता है ना। तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या वो स्टेटमेंट असर्शन के ट्रू होने का एक्सप्लेनेशन है। बस इतना ही चेक करना है आपको। तो बिल्कुल है यार, हमने कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला है, देख लो इधर, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस का तो फॉर्मूला दे रखा है, तो इसी वजह से तो हमने ये निकाला है। मतलब ये जो लिखा हुआ है रीजन में, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के ट्रू होने का, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, यही तो एक्सप्लेनेशन है, यही तो डी, तो इसी फॉर्मूले से तो हमने निकाला है यहाँ पर, ये देख लो फाइनल माइनस इनिशियल करके, अभी तो ये ट्रू हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों तो इंडिविजुअली ट्रू हैं, साथ में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के ट्रू होने का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डालेंगे हम, कि वही वो बताता है। ठीक है, तो ये कुछ असर्शन और रीजन को हैंडल करने वाले कुछ क्वेश्चन थे। और क्या, बस प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट हो तो नीचे पूछो। चलते हैं फिर नेक्स्ट।